Welcome to online classes. I'm Neelam Chaudhary from Sun Welfare College of Law. We will discuss now alienations. हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोपार्शनरी, कर्ता और मिताक्षरा भाग की हमने बात करी थी। कल हमने बात करी थी पार्टीशन की बात करी, रीयूनियन की बात करी। आज हम डिस्कस करेंगे एलिनेशंस। एलिनेशंस का मतलब हमने पहले भी उसमें पढ़ा था कि कोपार्टनर्स के पास में प्रॉपर्टी जो है उनकी जो जॉइंट प्रॉपर्टी आ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जॉइंट फैमिली स्टेटस की हमने जो बात करी है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करी, वहां पे हमने बात करी थी एलिनेट की कि जो कोपार्टनर्स है या करता है उनके पास में ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं। बट कब, मतलब वो कब वैलिड होगी। तो आज हम पूरा यही चैप्टर डील करेंगे किस तरीके से कि मिताक्षरा के अंदर ये एलिनेशंस की बात करी गई है, कौन कौन ये एलिनेट कर सकता है। मतलब एलिनेट ये है कि वो जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप फर्दर ट्रांसफर कर रहे हो या उसको किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी का वो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, अपने तो किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब एलिनेट करना मतलब उसको अलग कर देना, ट्रांसफर कर देना, किसी को भी सेपरेट कर देना। तो वो किस तरीके से हो सकता है, आज ये हम ये डिस्कस करेंगे। तो एलिनेशंस के अंदर ये बात करी गई कि किस किस के पास में ये राइट है, मतलब किस तरीके से कौन इसको एलिनेट कर सकता है जॉइंट प्रॉपर्टी को, मतलब कोपार्शनरी जो प्रॉपर्टी है उसको कौन एलिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने फर्स्ट प्रोविजन रखा है फादर, देन सेकंड कर्ता, थर्ड कोपार्शनर, फोर्थ के अंदर ये मैंने जो प्रोविजन रखा है कि कोपार्शनर के पास में राइट है टू चैलेंज। मतलब अगर कोई एलिनेट हुआ है तो कोपार्शनर जो उन्होंने कोपार्शनर के अंदर जो उस प्रॉपर्टी को एलिनेट किया गया है, कब उसको चैलेंज कर सकता है। और लास्ट वन है, अगर मान लीजिए सर्वाइविंग कोपार्शनर है, मतलब अकेला इंसान बचा हुआ उसके अंदर, तो ये 5 तरीके हैं जिस तरीके से उस प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जा सकता है। अब बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फादर, तो फादर के पास में क्या है, एब्सोल्यूट राइट्स है, ठीक है। बट इसके अंदर वो प्रॉपर्टी किस तरह से एलिनेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है। हाँ, आप जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसके अंदर ये एक चीज है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करा हुआ है कि प्रॉपर्टी किस तरीके की। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एलिनेट करने की जो बात करेगी वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। हाँ, एक प्रॉपर्टी जो है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो लैंड टू है उसमें है, या अटैच टू लैंड है या अर्थ है, जो भी जो अटैच मतलब अर्थ से जो अटैच है वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर होता है। मूवेबल जिसको आप मूव कर सकते हो, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे विद मतलब आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो या फिर मतलब कन्वे कर सकते हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो हम ये बोल सकते हैं कि मूवेबल जो इजीली मूव कर सकती है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को फादर के पास में राइट है, मतलब वो प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हम बोल सकते हैं ऑर्नामेंट्स हो गए, गोल्ड्स हो गया, या फिर हमारी करेंसी है, जो नोट्स है, वो क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टीज है। तो वो उनको भी एलिनेट करने का उनके पास में अथॉरिटीज है, फादर के पास में अथॉरिटी है। बट ये राइट कब अराइज होगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर फादर कब उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, तो वो तभी होगा जब रीजनेबल कंडीशंस होगी, जेन्युइन कंडीशंस होगी, तभी वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, वो एलिनेट कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करने के लिए, एलिनेट करने के लिए अगर हम बेसिक बात करें तो जस्ट, रीजनेबल और फेयर की बात होगी, फेयर प्रोविजंस, मतलब ये चीज डील करी जाएगी। अगर जब ये चीज ये होंगे, तीनों बात होगी, गुड फेथ के अंदर करेगा या वेलफेयर ऑफ द फैमिली के लिए करी जाएगी, तभी वो एलिनेट करी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। सेकंड प्रोविजन है कर्ता। कर्ता के अंदर अब हमने कल भी बात करी थी, जो हमने जो प्रीवियस क्लासेस ली थी उसके अंदर बात करी थी कर्ता। मतलब कर्ता कौन है, जो सीनियर मेल है, मतलब फैमिली के अंदर जो सुपीरियर पर्सन है, सुपीरियर मेल की जो बात करी गई है वो कर्ता होगा। अब कर्ता को भी राइट दिए गए हैं कि हमने लास्ट सेक्शन में डील करा था कि कर्ता के पावर्स के बारे में बात करी थी। तो कर्ता के पास में एक पावर बात करी थी हमने एलिनेशन की, मतलब एलिनेट करने का उनके पास में राइट है। तो यहाँ पे बात है कि कर्ता कब कब उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। तो पहली प्रोविजन हो गया लीगल नेसेसिटी, ठीक है। सेकंड के अंदर बात करेगी कि बेनिफिट ऑफ स्टेट की बात करी गई। थर्ड प्रोविजन के अंदर बात करेगी इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज। इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज के अंदर कौन सी ड्यूटीज आती हैं, ये 3 प्रोविजन है जहां पे कर्ता क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को, जो जॉइंट प्रॉपर्टी, कोपार्शनल प्रॉपर्टी है, उसको एलिनेट कर सकता है। लीगल नेसेसिटी कैसे, अगर हम बात करें लीगल नेसेसिटी मतलब लॉफुली क्या जरूरत पड़ गई कि उसको प्रॉपर्टी को एलिनेट करना पड़ रहा है। मान लीजिए कर्ता की फैमिली, कर्ता जो है उनके अगेंस्ट में कोई सू फाइल कर रखा है, उनके पास में कोई पैसा नहीं बचा है,
और उनके पास में प्रॉपर्टी जरूर है, तो वहां पे लीगल नेसेसिटी हो गई कि उनको उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है और किसी और को फर्दर पे करने के लिए, तो लीगल नेसेसिटी हुई। या फिर अपने घर के उसके मेंटेनेंस के लिए हो गया, या फिर ये हम बोल सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो जो लॉफुली है, मतलब वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा, सबके लिए करता। क्या करेगा, एक अकेले के लिए नहीं, उसमें जो भी पर्सन है सबको इंक्लूड करते हुए, सबका बेनिफिट देखते हुए लीगल नेसेसिटी के हिसाब से वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर देगा। मान लीजिए फैमिली बड़ी हुई, पहले 4 लोग थे, फिर 4 से 12 हुए, 12 से 24, तो वहां पे नेसेसिटीज ऑफ कोर्स बढ़ेगी, वहां पे मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, तो वहां पे वो लीगल नेसेसिटी होगी, तो वो प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर कुछ पार्ट बेच के कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, तो वो लीगल नेसेसिटीज के अंदर आ गया। बेनिफिट ऑफ स्टेट, फर्स्ट प्रोविजन आई थिंक क्लियर है कि लीगल नेसेसिटी कैसे, कि अगर कोई सू फाइल कर रहा है या एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कर्ता को बाउंड किया जा रहा है, तो कर्ता उस प्रॉपर्टी को वहां पे एलिनेट कर सकता है बाय लीगल नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा प्रोविजन जो बात कर रहा है वो बेनिफिट ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। बेनिफिट ऑफ स्टेट, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये ऑन रोड है, इसकी वैल्यू थी पहले 4 लाख, ठीक है, अब उसी प्रॉपर्टी के उनको प्राइस मिल रहे हैं 50 लाख, तो क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो स्टेट के लिए बेनिफिट है, मतलब इनकी बाकी की प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिट है, तो कर्ता इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको उस प्रॉपर्टी को क्या मिल रहा है, 50 लाख रुपए, तो ये बेनिफिट ऑफ स्टेट हो गया। तो वो बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए अगर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। फर्स्ट प्रोविजन लीगल नेसेसिटी की बात हो गई, सेकंड के अंदर बेनिफिट ऑफ स्टेट के बाद प्रोविजन की बात कर रहा है, थर्ड प्रोविजन के अंदर बात करी जा रही है कि जो इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज जो है, इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज के अंदर कौन सी हुई, मतलब हम बोल सकते हैं ये तो रिलीजियस पर्पस के लिए वो अगर प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहे हैं, ट्रस्ट में दे रहे हैं, चैरिटी के लिए कुछ वेलफेयर कर रहे हैं, मतलब ये ड्यूटीज जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब आप अपना कुछ नहीं देख रहे हो उसके अंदर, अपना कोई प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, बस चैरिटी करना चाहते हो, दान करना हो गया है, या मतलब दान, मतलब हम इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज के अंदर यही है कि आप लॉफुली भी बाउंड हो, नहीं भी आप करना चाहो, अप टू यू प्रोविजन है कि अगर हम ले कि चैरिटेबल है, आप चैरिटी में डालना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है कि आपको लगता है कि मुझे इतना पार्ट चैरिटी में देना, या प्रॉपर्टी, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मंदिर के पास मारी, तो आपने उस मंदिर को ट्रस्ट में दे दी, या मंदिर को एज ए रिलीजियस पर्पस के लिए आपने वो प्रॉपर्टी दे दी, तो ये क्या होगा, ये इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज हो गई। या फिर हम बात करें कि कोपार्शनरी के अंदर डॉटर्स को कोई राइट नहीं दिया गया, डॉटर्स की जो मैरिज का जो प्रोविजन है, डॉटर्स मैरिज का जो प्रोविजन है, अगर उसके लिए वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लीगल नेसेसिटी के लिए कोई सू फाइल हुआ है, कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज आ गया है, एग्रीमेंट हो गया है, वहां पे उस चीज के लिए बेनिफिट ऑफ स्टेट, मतलब उस स्टेट को उस प्रॉपर्टी को इंक्रीजमेंट करने के लिए अगर उनको कोई और किसी और प्रॉपर्टी का पार्ट बेचना पड़ रहा है तो बेनिफिट ऑफ स्टेट में चला गया। इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज के अंदर ही हो गई रिलीजियस चैरिटेबल ड्यूटीज हो गई, या भगवान के लिए या फिर कोई चैरिटी में कुछ प्रॉपर्टी को कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हो या कुछ देना चाह रहे हो, या फिर जो डॉटर मैरिज है, डॉटर मैरिज का जो मेंटेनेंस की जो हम बात कर रहे हैं तो वो किसके अंदर जाएगा, तो वो इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज है, क्योंकि वहां पे वैसे हमने जो पढ़ा है कि जो हिंदू सेक्शन एक्ट में जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था सेक्शन 6 के अंदर, तब तक क्या था, वुमन जो थी, डॉटर जो थी एज अ कोपार्शनरी नहीं कंसिडर कहलाती थी, तो वहां पे वही चीज है कि तो उनकी मैरिज की ड्यूटीज किस पे आती, तो वो कर्ता पे आती थी, तो वो ड्यूटी कौन सी हुई, इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज होती है, तो वहां पे कर्ता बाउंड होता है, कर्ता बाउंड होगा उस डॉटर की मैरिज के मेंटेनेंस, उसके लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब फोर्थ प्रोविजन है कोपार्शनरी। कोपार्शनरी का हमने पहले ही पढ़ा है कि कोपार्शनरी जो है, मान लीजिए 4 भाई है, कोपार्शनरी के अंदर कौन आएगा, फादर, और 3 लीनियंट जो है, 3 लीनियंट डिसेंडेंट की जो बात करी हुई है वो कोपार्शनरी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए सबने मिलके, मान लीजिए फादर की डेथ हो गई है और तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, या मॉर्गेज कर देते हैं, या गिफ्ट दे देते हैं किसी पर्टिकुलर को, तो ये वॉलंटरी हो गया, मतलब यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कोपार्शनर जो है अपनी मर्जी से किसी को कन्वे कर रहे हैं। इनवॉलंटरी मतलब वो चाहते नहीं है, मान लीजिए एक S1 बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी B को देनी है, एज ए सेल करनी है, तो वहां पे बाकी क्या है, S2 S3 वो इस चीज से एग्री नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं चाहते कि हमारी प्रॉपर्टी का वो कोई पार्ट जाए, तो वहां पे वो फिर भी उनको कन्विंस कर लेता, चाहते ही नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना या एलिनेट करना, बट S1 की कंडीशंस की मतलब S1 की वजह से वो बाउंड होते हैं, तो वहां पे फिर S1 क्या करेगा, जो S2 और S3 की प्रॉपर्टी का जितना पार्ट था, मान लीजिए 1/3 पार्ट है,
तो वो 1/3 पार्ट का जो अमाउंट है वो इनको पे करेगा फिर, ठीक है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी में तो कोपार्टनर खुद ट्रांसफर कर रहे हैं, इनवॉलंटरी के अंदर वो अपनी मर्जी से नहीं करे पर उनको करना पड़ रहा है, मतलब किसी भी कंडीशंस की वजह से, या हो सकता है कि उन्होंने कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज उसमें मेंशन कर रहा हो या एग्रीमेंट के अंदर कोई चीज मेंशन कर रही हो, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी कन्वे करनी पड़ रही है। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब किसी भी तरीके से वो अगर प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है किसी थर्ड पर्सन को जिसको वो नहीं चाहते हैं, तो वो इनवॉलंटरी में चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड लास्ट प्रोविजन है वो बात कर रहा है कि जो कोपार्टनर्स हैं कब वो मेंटेनेंस, जो ये एलिनेशंस की जो बात हुई है उसको चैलेंज कर सकते हैं, मतलब उनके पास में कब ये राइट है कि वो जो एलिनेट हुआ है उसको चैलेंज करे। तो फर्स्ट है, अगर मान लीजिए जो एलिनेशंस हुआ है वो वॉइड हुआ है या वॉइडेबल हुआ है, या जब चाइल्ड इन वॉर्म में है तब हुआ है, या फिर आफ्टर जैसे चाइल्ड बॉर्न हो गया उसके बाद में आप प्रॉपर्टी एलिनेट कर रहे हो, तो इन कंडीशंस पे क्या कर सकते हैं, कोपार्टनर के पास में राइट है कि वो उस एलिनेशंस को चैलेंज कर सकते हैं। अब बात करी जाए वॉइड की, हम बात करें तो वॉइड कैसे होगा, जो अगेंस्ट लॉ है, ठीक है। एक कोपार्टनर ने मान लीजिए ए है, ए बी सी और डी, ये 4 कोपार्टनर्स है। ए ने सबका पार्ट बेच दिया विदाउट नॉलेज, मतलब इन तीनों की कंसेंट ली नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, और उसने तीनों के बिहाफ पे ए ने उस प्रॉपर्टी को बेच दी है। तो यहाँ पे बी सी डी क्या करेंगे, वो उस एलिनेशंस को क्या कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, मतलब ये वॉइडेबल चला जाएगा। वॉइड के उसमें ये कि वो स्टार्टिंग से नल एंड वॉइड है, कि जो लीगली वैलिड ही नहीं है, आपने प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं। मान लीजिए इससे भी छोड़िए, अगर मान लीजिए इनसे पहले फादर है, ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी है, कोपार्टनर प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे वो सेपरेट प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, या कोपार्टनर प्रॉपर्टी कैसे भी ले लीजिए, आपने उस प्रॉपर्टी का, आपको पता है मेरे पास में ये प्रॉपर्टी आएगी, आपने पहले इसको सेल आउट कर दिया। मान लीजिए इसका 1/4 पार्ट, मतलब ऑफकोर्स अगर फादर की डेथ होगी तो उसके बाद 1/4 पार्ट उस प्रॉपर्टी का आएगा। आपने उस प्रॉपर्टी को क्या करा, ये जो मान लीजिए प्रॉपर्टी ए की थी, आपने उसको पहले ही सेल आउट कर दी, तो ये क्या हुआ, ये सेल जो सेल हुआ, ये सेल वैलिड नहीं होगा, ये सेल वॉइड होगा। ये जब तक आपके पास में उस प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होते या आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती, जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी कन्वे नहीं होती है, तो वो अब तक आप उस प्रॉपर्टी को कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये हम टीपी के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी हमारा सिर्फ इतना सा है कि कब अगर सेल हो रहा है, सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, या हम मॉर्गेज पे डाल रहे हैं विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल कोपार्टनर्स, तो वहां पे वो उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब हम बात करें वॉइडेबल, अगर मान लीजिए वॉइडेबल ट्रांसफर हुआ है, मतलब वॉइडेबल के अंदर यही है, इनकी कंसेंट नहीं थी फिर भी बेच दिया, या फिर इनको बताया कुछ और था बेचा कुछ और है। मान लीजिए 2 प्रॉपर्टी है इनकी, कोपार्टनर 2 प्रॉपर्टी है, एक है रोड ऑन रोड आ रही है और एक है जो काफी अंदर जाके बात हुई थी, जो प्रॉपर्टी अंदर है हम उसको सेल आउट करेंगे, और जो ए है वो जो मेन रोड पे जो आ रही थी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करी जा रही। तो यहाँ पे ये जो बात हुई है इसकी, आप बेच ये रहे हो, तो यहाँ पे अगर बी सी डी जो चाहे, बाकी के जो कोपार्टनर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। आपने जो मेंशन करा है, जो एग्रीमेंट में जो चीज रखी है उसी के हिसाब से आप प्रॉपर्टी का कन्वे करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो वैलिड होगा, ना कि अपने अकॉर्डिंग कि आपने कुछ भी बेच दिया, ठीक है कंसेंट है, उसका मतलब ये नहीं है। या आप मान लीजिए हम बात करेंगे करता ही है, करता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को वैसे सेल आउट नहीं कर सकता है, जब कंसेंट होगी उसी के हिसाब से अपनी वो प्रॉपर्टी को कन्वे करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन है, अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड जो है वो वॉर्म में, इन वॉर्म मदर वॉर्म की बात करी जा रही, तो वहां पे जैसे उसका बर्थ हो जाएगा, जैसे ही वो 18 का होगा, वो क्लेम कर सकता है, उस एलिनेशंस को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है कि मैं उस टाइम पे माइनर था, मुझे आइडिया नहीं था या मुझे नॉलेज नहीं थी इन सब चीज की, तो मैं उस जो एलिनेशंस किया गया, मतलब डिवाइडेशन जो हुआ है, मैं उसको वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ। तो थर्ड प्रोविजन चाइल्ड इन वॉर्म हो गया। फोर्थ के अंदर बात करी जाए आफ्टर बॉर्न, जैसे ही चाइल्ड का बॉर्न हुआ, मान लीजिए उसके बॉर्न के बाद में पार्टीशन हुआ है, उसके बाद एलिनेट की जा रही, तो वहां पे वो क्लेम कर सकता है कि मान लीजिए फादर है, हम अगर बात करें तो पहले सिर्फ सन को ही राइट था, उसको कोई सन नहीं था, डॉटर ही थी, और उन्होंने प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर दिया, तो वहां पे उसके फादर को तो प्रॉपर्टी मिली। अब जब बात कर जाए डॉटर्स थी तो उनको कोई राइट नहीं था, सन हुआ आफ्टर एलिनेशन के बाद में कोई सन बॉर्न हो रहा है, तो यहाँ पे फिर फादर क्या करेगा, फादर उस जो एलिनेशन हुआ था उसको वॉइडेबल डिक्लेयर कराएगा, उसको वॉइड डिक्लेयर कराएगा कि मेरे सन का भी हिस्सा चाहिए मुझे, या तो मेरे सन का हिस्सा दो या उस एलिनेशंस को वॉइड डिक्लेयर करो। ये है कि कोपार्टनर्स कब उस राइट्स को चैलेंज कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि सोल सर्वाइविंग की,
सोल सर्वाइविंग को हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि मतलब एक अकेला इंसान बच, मतलब जो को पार्टनर है, हमने अब तक डील करी कि मान लीजिए 4 को पार्टनर है, 5 को पार्टनर है, सबकी डेथ हो गई है। मान लीजिए फादर है, फादर उसके बाद में फादर आ रहे हैं, इनके सन S1 S2 और S3 ये सन है। मान लीजिए फादर की भी डेथ हो गई है, फादर की भी डेथ हो गई है, S1 और S2 की भी डेथ हो गई है। अब बचा कौन? सोल सर्वाइविंग को पार्टनर कौन बचा? S3। तो यहाँ पे सोल सर्वाइविंग को पार्टनर अकेला वो इंसान ही बचा है, ना कोई चांसेस है कि कोई और हो सकता है। मान लीजिए कोई भी नहीं है, को पार्टनर कोई नहीं बचा, तो ये सोल सर्वाइविंग को पार्टनर कहलाएगा। और इसके पास में ये राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग एलिनेट कर सकता है, कि जब कोई मियर पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, मतलब मियर पॉसिबिलिटीज अराइज ही नहीं है कि कोई आ सकता है या कोई कंपनसेट कर सकता है या कोई डिमांड कर सकता है कि प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए या इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा भी कुछ पार्ट है। तो वहां पर जब कोई है ही नहीं, तो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर क्या करेगा? अकेला सर्वाइवर है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग एलिनेट कर सकता है। मैंने आपसे एक और बात करी थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप की बात करी थी। ये प्रोविजन अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जब से सेक्शन 6 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप खत्म हो चुका है। नहीं तो पहले ही होता था सर्वाइवरशिप में कि मान लीजिए कोपार्टनर है, कोपार्टनर वही फादर और 3 जो है लीनियर मेल डिसेंडेंट की जो बात करी गई है, फादर है, S1 S2 और S3 है, ठीक है। इसका भी सन है, इसकी भी डेथ हो गई है, इसकी भी डेथ हो रही है, इसकी भी डेथ हो गई है। ये चलो S2 की डेथ नहीं हुई है, S1 की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो कैसे प्रॉपर्टी का अगर हम उसको किस तरह से कन्वे करेंगे, किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप ये बोलती है कि कोपार्टनर की डेथ के बाद में जो एग्जिस्टेंस में रहा है वो सर्वाइवर, मतलब उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी कन्वे होगी। S2 बचा, S1 और S2 बचा, तो इन्हीं के अंदर प्रॉपर्टी कन्वे होगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप है, ठीक है। अगर सर्वाइवरशिप में कोई आई थिंक क्लियर होगा, सर्वाइवरशिप का सीधा सा यही है कि जो सर्वाइवर मतलब जो लास्ट में जो सर्वाइव कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसी के अकॉर्डिंग कन्वे होगी। मतलब पर स्ट्राइप की जो बात करी गई थी, हम पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर पर स्ट्राइप वाले जो प्रोविजन है वो किस तरह से डील करते हैं। सेकंड हमारा जो लास्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पाइस ऑब्लिगेशंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पाइस ऑब्लिगेशन के अंदर क्या है? पाइस ऑब्लिगेशंस के अंदर सेक्शन 6 के अंदर ये चीज अब अमेंडमेंट हो चुकी है कि पाइस ऑब्लिगेशन में क्या प्रोविजन है। पहले हमारा जो लॉ था उसके हिसाब से ये प्रोविजन था कि सन जो है वो बाउंड होते हैं, सन अपने फादर के जो डेप्ट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे बात जो करी जा रही है वो फादर डेप्ट्स की बात करी जा रही है। फादर डेप्ट्स की बात करी जा रही है कि पहले सन जो था, हम ये मानते थे धर्मशास्त्र के हिसाब से या जो ओल्ड हिंदू लोग उसके अकॉर्डिंग हम ये कंसिडर करते थे कि अगर आपके डेप्ट्स ड्यू है, अगर इन केस आपके डेप्ट्स किसी भी रीजन से अगर ड्यू रहते हैं या ड्यू होते हैं तो वहां पे कौन लाइबल होगा? अगर आप उन डेप्ट्स को अगर पे नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर जो आपका बर्थ होगा वो उस पर्सन के घर में जिससे आपने डेप्ट्स लिए थे, मतलब जैसे आपने पैसे उधार लिया है या आपका कोई ऋण बचा हुआ है, तो आप उनके घर में एज ए स्लेव या फिर एज ए सर्वेंट काम करोगे, तो आपका जो नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो काफी मतलब बहुत कठिनदायक है, हम बोल सकते हैं कि मतलब आपके एक अच्छी लाइफ नहीं होगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले ये प्रोविजन होता था कि जो फादर्स के डेप्थ होते थे फादर पे करते थे, फादर के डेप्थ सन पे कर रहा है, सन के डेप्थ सन पे करता था। अब ये प्रोविजन आ गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट से कि पाइस ऑब्लिगेशंस की बात करी गई है, वहां पे ये बोला गया है कि सन जो है, सन की मॉरल ड्यूटी है फादर्स डेप्ट पे करने के लिए, पर उसको आप लीगली बाउंड नहीं कर सकते। लीगली आप बाउंड नहीं कर सकते कि आप अपने फादर्स के डेप्ट्स को पे करें। मतलब वहां पे आप ये लॉफुली हम बोल सकते हैं एक रिलीफ है कि अगर वो चाहे, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर चली जाएगी सन के पास में, अगर वो चाहे तो डेप्ट्स पे कर सकते हैं, अगर वो उनको लगता है तो नहीं। मतलब वहां पे हम ये नहीं बोल सकते थे कि वो फादर की जो बचे हुए डेप्ट्स है उनको पे करे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पाइस ऑब्लिगेशंस बात करता है, मतलब पाइसली ऑब्लिगेशंस की जो बात है ये यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये रिपील हो गया ये प्रोविजन सेक्शन 6 के अंदर, जो पहले प्रोविजन था हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे सन जो है वो बाउंड नहीं है इसके हिसाब मॉरल्स के डेप्ट्स पे करने के लिए। थैंक यू सो मच।